हेलो बच्चों, चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करेंगे बच्चों 11th क्लास का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो कि है सेट चैप्टर। तो आज हम इसको स्टार्ट करेंगे बच्चों। और स्टार्ट करने से पहले ज़रा इस चैप्टर की कुछ थोड़ी सी खासियत सुन लेते हैं। इस चैप्टर की जो खासियत है बच्चों, ये ऐसा है कि ये चैप्टर इसमें तो इस्तेमाल होगा। और ये सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इजी है। ठीक है, पहली बात तो ये क्लियर रखना अपने दिमाग में कि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इजी है। ऐसा लगेगा कि हम 11th क्लास का कोई चैप्टर पढ़ ही नहीं रहे, हम 11th क्लास का नहीं पढ़ रहे, हम 6th-7th क्लास का चैप्टर पढ़ रहे हैं। इतना इजी है बच्चों। तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि ये चैप्टर इजी है। दूसरी चीज़ ये है कि ये चैप्टर पूरा एज इट इज़ हमारा चैप्टर 2 में इस्तेमाल होगा, रिलेशन एंड फंक्शंस में। और रिलेशन फंक्शन में इस्तेमाल होने के बाद बच्चों ये चैप्टर हमें साल के एंड में जब हम प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल मिलेगा। तो ये चैप्टर जो है वेटेज अच्छी कैरी करेगा, क्योंकि ये उन दो में भी अच्छे से इस्तेमाल होगा और अपने चैप्टर में तो है ही है। तो लगभग 3 चैप्टर्स में इस्तेमाल हो रहा है, तो इसको हमें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और मैंने जैसा आपको पहले बताया है कि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इजी है, लगेगा ही नहीं कि हम 11th क्लास का चैप्टर पढ़ रहे हैं। और तो ये तो हो गई बच्चों बात। अच्छा, इसके बाद में दूसरी बात क्या है कि बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको तो बच्चों हर चैप्टर पढ़ना ही है, उनके लिए हर चैप्टर के लिए सेम वेटेज है। लेकिन जो बच्चे एनडीए की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये चैप्टर एनडीए में प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस काफ़ी सारे आते हैं, 3-4 क्वेश्चंस आते हैं प्रोबेबिलिटी के। और प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस वो भी सेट पर बेस्ड ज़रूर आते हैं। और उसके बाद एनडीए में ये रिलेशन एंड फंक्शंस भी आता है। तो कुल मिला के ये उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इतना ही कहना था इस चैप्टर की तारीफ में। अब हम चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, जो वीडियो को देख रहे हैं इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एंड में प्लीज़ देख के बताइएगा कि वीडियो कैसी है। अगर आपको लगता है कि इजी वे ऑफ लर्निंग है, अच्छे से समझ में आ रहे हैं कंसेप्ट, तो प्लीज़ मुझे बताते जाइएगा। मैं और भी वीडियोस मुझे डालनी है, तो मुझे जो भी सुधार करना होगा मैं उसमें करता रहूँगा। और आप लोगों को यही सपोर्ट करना है कि मुझे बताते रहना है, ताकि मैं मोटिवेट होता रहूँ। और सब्सक्राइब करते जाइएगा और मुझे प्लीज़ बताते जाइएगा कमेंट करके कि कैसा है कंटेंट, कैसा है, आपको पढ़ने में कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो प्लीज़ बताते जाइएगा कमेंट करके। ठीक है, तो अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं अपनी, और चैप्टर की हेडिंग डाल लेते हैं बच्चों। चैप्टर की हेडिंग है चैप्टर नंबर 1 सेट्स। सेट चैप्टर इसका नाम है भैया, चैप्टर का नाम है सेट। अब इसके बाद हमें यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं इनकी ज़रा हम लिस्ट बना लेते हैं, तैयार कर लेते हैं। सबसे पहला है मीनिंग। मीनिंग पढ़ना है बच्चों, और मीनिंग के बाद हमें रिप्रेजेंटेशन पढ़नी है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। उसके बाद में बच्चों तीसरा टॉपिक है हमारा रिप्रेजेंट के बाद फॉर्म्स ऑफ सेट। फॉर्म्स ऑफ सेट के बाद में बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉर्म्स ऑफ सेट हो गया। और फॉर्म्स ऑफ सेट के बाद में टाइप्स ऑफ सेट, कितने टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ सेट। अच्छा, इसके बाद में बच्चों 5वां है हमारा टाइप्स ऑफ सेट के बाद में कुछ और भी एक्स्ट्रा सेट पढ़ने हैं। सबसेट, सबसेट के बाद में सबसेट पावर सेट बोल सकते हैं हम, सबसेट, पावर सेट और सुपर सेट, ये सारे एक साथ पढ़ेंगे बच्चों। और फिर उसके बाद में छठा हम पढ़ेंगे बच्चों टॉपिक यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट के बाद में भैया 7वां टॉपिक होगा हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, और कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट के बाद में 8वां टॉपिक होगा बच्चों हमारा
8वां टॉपिक कौन सा है हमारा? 8वां टॉपिक हमारा वेन डायग्राम। 8वां टॉपिक वेन डायग्राम। और 8वें के बाद में 9वां है हमारा प्रॉपर्टीज़ का, या पहले हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे कुछ प्रॉपर्टीज़, और जो लॉस हैं, लॉ पढ़ने हमें, लॉस बोल सकते हैं उनको। और उसके बाद में बच्चों हमें पढ़ना है फिर उसके बाद वेन डायग्राम। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम के बाद में बच्चों सेट का एक फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला पढ़ना है जिस पर बेस्ड हमारी एक्सरसाइज है 1.6। पूरा एक फॉर्मूला पढ़ा और पूरी एक्सरसाइज ख़त्म। उसके फॉर्मूले के बाद में बच्चों हमारा जो टॉपिक है अगला वो बस यहीं तक है। फिर उसके बाद हम कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स होंगे जिसे हम मिसलेनियस में डाल लेते हैं क्वेश्चंस को कवर अप करने के लिए। तो मिसलेनियस में हमारा एक्स्ट्रा जो भी पार्टीशन रहेगा, एक्स्ट्रा पार्ट जो भी रहेगा सारा इसमें आ जाएगा मिसलेनियस में। तो फॉर्मूला, वेन डायग्राम, प्रॉपर्टीज़ और एंड लॉस, यहाँ पे एंड लगा लेते हैं बच्चों। प्रॉपर्टीज़ एंड लॉ, लॉस एंड प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टीज़ एंड लॉस, कुछ भी लिख लीजिए। इसके बाद कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट है, यूनिवर्सल सेट, सबसेट, पावर सेट, सुपर सेट, टाइप ऑफ अ सेट, फॉर्म्स ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन और मीनिंग। तो अगर आपने ये लिख लिए हैं बच्चों तो अच्छी बात है। अगर आपने अभी तक ये नहीं लिखे हैं तो वीडियो पॉज करो और लिखो जल्दी, फिर हम आगे बढ़ते हैं, है ना। तो वीडियो को पॉज करके बच्चों लिख लेना, टॉपिक लिस्ट बना लेना, इजी रहता है पढ़ने में, थोड़ा अच्छा लगता है। तो लिस्ट बना लीजिएगा क्या क्या हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। तो अब बच्चों पहले इस टॉपिक से स्टार्ट करते हैं हम, मीनिंग से। तो आइए ज़रा देखते हैं सेट का मीनिंग क्या होता है। सेट की बच्चों पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे पढ़ने के लिए, समझना है कैसे सेट। पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे, फिर डेफिनेशन पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पे सेट डेफिनेशन लिख लेता हूँ। a collection of well defined items, well defined items, या आइटम्स को हटाते हैं, a collection of well defined objects। इतनी सी, बस इतनी सी डेफिनेशन है इसकी, और इतनी सी बात में ही हमें समझना है कि सेट क्या है, ठीक है। तो आ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, वेल डिफाइंड क्या होता है सबसे पहले तो बच्चों हमें ये समझना है। वेल डिफाइंड बच्चों वो होता है जिसको, अब ये मैथ्स है तो मैथ्स में हमें वेल डिफाइंड का मतलब समझना है। और उससे पहले जरा हम बात करते हैं पहले कलेक्शन की। कलेक्शन बच्चों देखो, अगर हम रियल लाइफ की बात करें तो हम डेली कुछ ना कुछ चीज़ों को कैटेगराइज करते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल्स को कैटेगराइज करते हैं, और काफ़ी सारी व्हीकल्स ले लें उनको भी कैटेगराइज करते हैं। 2 व्हीलर्स हो गई, 4 व्हीलर्स हो गई, 3 व्हीलर्स हो गई, और 4 से ज़्यादा व्हीलर्स भी, इनको भी कैटेगराइज करते हैं। तो देखा जाए हमारे आसपास हमने हर चीज़ को कैटेगरी में बांट रखा है, तो वही कैटेगरी हमारे लिए सेट होती है बच्चों मैथ्स में। और मैथ्स में हमने कैसी कैटेगरीज पढ़ी है बच्चों, मैथ्स में हमें नंबर्स दिखते हैं तो हमने नंबर्स को भी कैटेगराइज कर रखा है। जैसे इवन नंबर्स की कैटेगरी वो क्या कहलाएगी, सेट ऑफ इवन नंबर्स। ऑड नंबर की जो कैटेगरी है वो क्या कहलाएगी, कैटेगरी ऑफ ऑड नंबर्स। आप बचपन से भी पढ़ते थे ये सारी चीज़ें कि इवन नंबर क्या है, ऑड नंबर क्या है, लेकिन आपने सिर्फ उस सेट को पढ़ा है, आपने जाना नहीं कि उस सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डिनोट कैसे करते हैं, ठीक है। और उसके बाद में उसमें क्या क्या कर सकते हैं। जैसे नंबर्स हमने सबसे छोटी क्लास में थे, हमने काउंटिंग्स पढ़ी पहले 1 2 3 4, फिर उनको ऐड करना सीखा, फिर उनको मल्टीप्लाई करना सीखा, डिवाइड करना सीखा, ये सब सीखा। तो वैसे ही बच्चों अभी तक आपने सिर्फ उनको पढ़ा था। तो इसमें कैटेगरी में हमारी जो मैथ्स में है वो यही है, ऑड, इवन, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स, ये सारी बच्चों कैटेगरीज क्या कहलाती हैं, सेट कहलाती हैं, ठीक है। तो कलेक्शन का मतलब आपको समझ में आ गया। तो कलेक्शन
उसके बाद में बच्चों मैथ में कलेक्शन हम किन चीज़ों की करेंगे, जिन चीज़ों को हम मेज़र कर सकें। जो चीज़ें मेज़र नहीं हो सकती भैया तो उसको हम मैथ्स में क्यों लेंगे, ठीक है। तो जो चीज़ें मेज़र हो जाती हैं उनको हम मैथ्स में लेते हैं। अब ये जो मैं मतलब बता रहा हूँ बच्चों, ये वेल डिफाइंड का मतलब बता रहा हूँ। वेल डिफाइंड में क्या होता है, देखो कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम अच्छे तरीके से डिफाइन नहीं कर सकते। अच्छे तरीके से डिफाइन ना करने का क्या मतलब है कि मैं किसी चीज़ को बोल रहा हूँ लेकिन सामने से कोई आया, उसने उस चीज़ को कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया, वो बोल रहा है कि नहीं ऐसा नहीं है, आप गलत बोल रहे हैं। अच्छा कोई बात नहीं, एक का विरोध तो मैं फिर भी सह लेता, तीसरा आया उसने हम दोनों को ही गलत बोला कि भाई आप भी ठीक नहीं हो, आप भी ठीक नहीं हो, वो अपनी अलग राय दे रहा है। तो जहाँ पर ऐसी मेंटलिटीज़ आ जाती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारी अलग अलग मेंटलिटीज़ आ जाती हैं और अलग अलग आंसर्स होते हैं, तो हम उनको वेल डिफाइंड नहीं बोलते। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए अगर हम बात कर रहे हैं इंडिया के अगर हम बात करें सिंपली मोस्ट टैलेंटेड बैट्समैन इन द वर्ल्ड, तो सबसे अच्छा बैट्समैन वर्ल्ड में कौन सा कहलाएगा। ऑब्वियसली बच्चों आपका और मेरा आंसर सेम ही होगा, हम धोनी बोलेंगे। लेकिन अगर हम इंडिया को छोड़ के देखें तो बाकी लोग तो ऐसा नहीं बोलेंगे। बाकी लोग हो सकता है डिविलियर्स का नाम लें, है ना, इयन मॉर्गन्स का नाम लें, बेन स्टोक्स का नाम लें, तो ये अपने अपने ऊपर है, स्मिथ का नाम ले सकते हैं। तो हर इस चीज़ को हम वेल डिफाइंड नहीं कह सकते क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन चेंज होती रहती है। तो ऐसी चीज़ों को हम इसमें वेल डिफाइंड नहीं ले सकते। तो हमें मैथ्स में सिर्फ वही चीज़ें पढ़नी है जो वेल डिफाइंड हो सकती हैं। अब मैं यहाँ पे थोड़ी आपकी एनसीईआरटी की हेल्प लूँगा। एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 1.1 जो है उसका पहला क्वेश्चन जो है वो ऐसा ही कुछ दे रखा है, वहाँ पे हमें यही सारा कुछ बताया हुआ है कि कौन से सेट वेल डिफाइंड है और कौन से सेट वेल डिफाइंड नहीं है। तो आइए ज़रा नज़र डालते हैं अपनी एनसीईआरटी पर। तो एनसीईआरटी की ये बुक मैंने उठा लिया, अब हम शुरू करते हैं इसमें से पहली एक्सरसाइज निकाल के। अच्छा पहली एक्सरसाइज में देखते हैं बच्चों, मैं पढ़ता हूँ और आप भी देखते जाइएगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। साल के वो महीने जो जे से स्टार्ट होते हैं वो कौन कौन से बच्चों, जनवरी, जून और जुलाई। ना आपका आंसर अलग होगा इस बात पर, ना मेरा आंसर अलग होगा इस बात पर, तो ये फिक्स है। तो ये बच्चों वेल डिफाइंड है। इसके बाद में अगला देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। इंडिया के मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स, 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स। तो मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स बच्चों कौन सा होगा, बताइए ज़रा। 10 राइटर्स का नाम बताइए पहले आप। मुंशी प्रेमचंद सबसे पहले आप नाम लेंगे क्योंकि वही बच्चे ज़्यादातर जानते हैं। उसके बाद में कुछ हरिवंश राय बच्चन का नाम लेंगे। उसके बाद में मोस्ट टैलेंटेड, तो मोस्ट टैलेंटेड में बच्चों देखो मुंशी प्रेमचंद जी आ गए और ऐसे बहुत सारे राइटर्स हैं हमारे पास, लेकिन हम उनको किसी भी एक को मोस्ट टैलेंटेड जो है बच्चों वो डिफाइंड नहीं कर सकते हम किसी पर भी। वो पर्सन टू पर्सन अलग है, किसी को मुंशी प्रेमचंद अच्छे लगते हैं, किसी को हरवंश राय बच्चन जी अच्छे लगते हैं, तो सबकी अलग अलग सोच है इस बारे में। तो इसको हम वेल डिफाइंड नहीं कह सकते, इसलिए सेट नहीं बना रहा। इसके बाद अगली बात करते हैं, टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, इनकी हमें टीम बनानी है। तो क्या दिक्कत है, ये क्या लगता है आपको, इसमें कह रहा है बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, तो बना लेंगे क्या टीम? हाँ जी बना लेंगे, ईजी है, कोई दिक्कत नहीं। आईसीसी भी तो बनाती है हर साल भैया, आईसीसी बनाती है, वो हर साल बनाती है। मोस्ट टैलेंटेड टीम बनानी है आपको यहाँ पे, तो वो हमेशा के लिए तो नहीं बन सकती। आप एक साल बना सकते हो, अगली साल आपको खुद से चेंज करनी पड़ेगी, वो कोई नए बैट्समैन डालने पड़ेंगे। तो उस चीज़ को हम मेज़र नहीं कर सकते बच्चों। ये बेस्ट बैट्समैन कौन है, पहली बात तो ये भी हम नहीं कर सकते, क्योंकि किसी को अभी पहले भी बताया था मैंने, किसी को कोई अच्छा लगेगा, किसी को कोई अच्छा लगेगा, तो ये भी डिफाइंड नहीं हो सकता, इसलिए ये भी सेट को फॉर्म नहीं कर रहा। इसके बाद अगला देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। आपके क्लास के जितने भी लड़के हैं, हाँ जी, लड़कों का भी सेट बन सकता है, लड़कियों का भी सेट बन सकता है, गिने चुने होंगे 20, 30, 40।
तो ये सेट बना रहा है बच्चों। इसके बाद अगला देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100 कित कौन कौन से होंगे? 1 2 3 4 5 6 कहाँ तक? 99 तक। तो ये तो डिफाइंड हो सकते हैं, और इसमें मैं भी यही बोलूँगा, आप भी यही बोलोगे, और कोई और भी होगा वो भी यही बोलेगा। तो ये सेट को फॉर्म कर रहा है, ये सेट बना रहा है। इसके बाद अगला देखना, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। अच्छा, मुंशी प्रेमचंद जी ने जितने नॉवेल्स लिखे हैं उनका सेट क्या बन सकता है? हाँ जी, बिल्कुल बन सकता है। उन्होंने कितने लिखे होंगे? 500, 1000, 5000, 10,000। तो वो एक फाइनाइट नंबर है, गिने चुने हैं, और उनके ही द्वारा लिखे गए हैं। उसमें कोई टैलेंट की बात नहीं करी गई है, बेस्ट की बात नहीं करी गई है। तो ये डिफाइंड है, क्योंकि बस हमें क्या करना है, उनके जितने भी नॉवेल्स लिखे हैं उनका एक सेट बनाना है। तो ये ईजी है, बन जाएगा, इसमें किसी का आंसर अलग नहीं होगा। तो ये सेट बना रहा है। इसके बाद अगली बात करते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। सारे इवन इंटीजर्स के जो माइनस के भी हैं, -6, -4, -2, माइनस और प्लस का 2, 0, 4, इवन कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर 2, 4, 6, ये आपका बन जाएगा बच्चों इवन इंटीजर्स का सेट। इसके बाद नेक्स्ट पे पहुंचते हैं, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में जितने क्वेश्चंस हैं उनका सेट क्या बन जाएगा? हाँ जी, बन जाएगा। बहुत ईजी है। इसमें चैप्टर में कितने क्वेश्चन होंगे? मैक्सिमम 500 क्वेश्चन होंगे बच्चों। 500 भी नहीं होंगे, कम ही होंगे, तो मैक्सिमम 500 मान के चलते हैं। तो वो इसी चैप्टर के हैं। आप भी यही बोलोगे, मैं भी यही बोलूँगा। इसी चैप्टर के क्वेश्चंस उठाए और उनको एक सेट में डाल दिया, तो क्या बन जाएगा सेट। और अभी हमने लिखी हुई थी कैटेगरीज, ठीक है, तो ये भी सेट बनाता है। इसके बाद अगले पे पहुँचते हैं बच्चों, लास्ट, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। तो देखो ऐसा है, कुछ लड़कियां होंगी जो आंसर इसका दे सकती हैं कि छिपकली हो सकती है, कॉकरोच हो सकती है, क्योंकि बच्चों उनको उन्हीं से डर लगता है ना। तो डरने के लिए भैया, किसी के लिए डरने वाला चूहे से भी डर जाता है, और नहीं डरने वाला शेर से भी नहीं डरेगा, किसी से भी नहीं डरेगा, ठीक है। तो मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, तो इसमें बच्चों ये मोस्ट डेंजरसनेस भी डिफाइंड नहीं कर सकते हम वेल कि कौन कितना डेंजरस है। किसी को चूहे से डर लगता है, किसी को शेर से डर लगता है ना। अच्छा, तो ये भी सेट का निर्माण नहीं कर रहा। तो अब हम आगे पहुंचते हैं बच्चों। उम्मीद है बच्चों अब यहाँ पे आपको सेट चैप्टर की डेफिनेशन जो है वो क्लियर हो गई होगी, और समझ में आ गया होगा कि कौन कौन सी चीज़ों को लेकर हम सेट बना सकते हैं और कौन कौन सी चीज़ों को लेकर हम सेट नहीं बना सकते। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, रिप्रेजेंटेशन पढ़ते हैं। मीनिंग हमारा हो चुका है, अब हम पढ़ेंगे सेट की रिप्रेजेंटेशन। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट पढ़नी है हमें। दूसरा टॉपिक है हमारा बच्चों अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को रिप्रेजेंट करना है बच्चों, तो कर लेते हैं यहाँ पे सेट को रिप्रेजेंट। सेट को लिखते कैसे बच्चों? पहले ए हम सेट को नाम देते हैं, कोई भी हर एक चीज़ को नाम देना पड़ता है ना हमें बच्चों, तो उसी तरीके से सेट को भी नाम देना पड़ेगा। और ए बी सी ऐसे करके बच्चों हम इसमें लिखते हैं इसके एलिमेंट्स। ये हो गए एलिमेंट्स। ये हो गया बच्चों नेम ऑफ सेट, नेम ऑफ सेट। और बच्चों ये होते हैं ब्रैकेट, ये बनाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, इनको हम ब्रेसिस बोलते हैं और करली ब्रैकेट्स भी बोलते हैं, करली ब्रैकेट्स। तो जब भी हम सेट बनाते हैं तो ये ज़रूर लगाते हैं। आपने बच्चों देखा होगा 10th क्लास में जब आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ी होगी, वहाँ पर एक वर्ड पढ़ा होगा सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस किसे कहते थे बच्चों? सेट आपने डाइस का बनाया होगा, जब डाइस को एक बार रोल करते हैं तो बनता है 1 2 3 4 5 6, और वहाँ पर आपके टीचर ने आपको ऐसे ही ब्रैकेट बनवाए होंगे और बुक में भी ऐसे ही ब्रैकेट बने होंगे। तो बच्चों वही सेट होता था, जो इस ब्रैकेट्स में आ जाते हैं वो सेट बन जाते हैं। तो सेट को लिखने की यही रिप्रेजेंटेशन है बच्चों, कि करली ब्रैकेट से डिनोट करते हैं या फिर ब्रेसिस से डिनोट करते हैं। अंदर जो लिखे होते हैं वो हमारे एलिमेंट्स होते हैं, और ये ए जो है वो नेम ऑफ सेट होता है। अब इसके बाद बच्चों एक मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहूँगा, जो कि आपको लगेगा कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है,
लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी में इस चैप्टर में कहीं नहीं लिखी गई है। पहली चीज़ तो ये कि सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनका ऑर्डर बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। कोई किसी एलिमेंट को हम आगे लिखें, सबसे लास्ट में लिखें, बीच में लिखें, कहीं भी लिखें, किसी भी सेट का ऑर्डर चेंज होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आगे पीछे होने से एलिमेंट्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और सेट का ऐसा नहीं है कि जो पहला एलिमेंट है वो लिख के, मैंने आपको जब सेट ऐसे लिख के दिखाया और आपने देखा कि ए पहले पे लिखा है, तो ज़रूरी नहीं है आप भी उसे पहले पे लिखेंगे, आप उसे बीच में, लास्ट में, कहीं भी लिख सकते हैं। सेट में एलिमेंट्स का ऑर्डर मैटर नहीं कर सकता, आगे पीछे हम कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद दूसरी बात यह है कि एक सेट में एक एलिमेंट एक ही बार आता है, एक से ज़्यादा बार नहीं आता। भले वो कितने भी बार आ रहा हो, हमें सेट में हमारे में रिपीट हो रहा हो, लेकिन हम उसे रिप्रेजेंट करते वक्त उसको सिर्फ एक बार काउंट करेंगे, एक से ज़्यादा बार काउंट नहीं करेंगे। आ गई बात बच्चों समझ में? तो यहाँ तक था चैप्टर का बेसिक। अब हम थोड़ी आगे की बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन के बाद। अब हम पहुँचेंगे फॉर्म्स ऑफ सेट।